तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है पी कोमा क्यू कोमा कह रहा है पी क्यू और आर के मासिक वेतन का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। हाँ, कह रहा है कि पी क्यू और आर के मासिक वेतन का अनुपात जो है 3:4:5 है। इसका मतलब ये है कि यदि पी का वेतन 3 यूनिट है तो क्यू का वेतन 4 यूनिट है और आर का मासिक वेतन जो है 5 यूनिट है। हाँ, हाँ। कह रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का नया अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि यदि पी के वेतन में 10%, क्यू के वेतन में 20% और आर के वेतन में 25% की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो वृद्धि करने पर उनकी बढ़ी हुई वेतन का अनुपात क्या होगा? तीनों व्यक्तियों के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? यही करेक्ट हो गया। आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर इनके वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो इनकी बढ़ी हुई वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। दोस्तों ये इन तीनों व्यक्तियों के दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था और एक आर था। दोस्तों तीनों व्यक्तियों के मासिक वेतन का अनुपात जो है 3:4:5 है। 3:4:5। तो इन तीनों व्यक्तियों के मासिक वेतन का जो अनुपात था वो 3:4:5। इसका मतलब ये है कि यदि पी का वेतन वास्तव में 3 यूनिट है तो क्यू का वेतन वास्तव में 4 यूनिट है और आर का वेतन वास्तव में 5 यूनिट है। दोस्तों तीन व्यक्ति थे, पी क्यू और आर, और इनके मासिक वेतन का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। इसका मतलब ये है कि यदि पी का वेतन वास्तव में 3 यूनिट है तो पी का वेतन जो है क्यू का वेतन 4 यूनिट है और आर का वेतन 5 यूनिट है। आगे हमसे क्या कह रहा है होगा, देखिए आगे हमसे कह रहा है यदि पी के वेतन में हमसे कह रहा है कि यदि पी के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए और क्यू के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए और आर के वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि करने के बाद उनकी बढ़ी हुई वेतन का अनुपात क्या होगा? हम ये तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है पी के वेतन में 10% वृद्धि कर दे। हम तो आप मुझे बताइए ये जो पी का वेतन है इसका 10% क्या होगा? तो देखिए इसका 10% अगर मैं निकालता हूं तो आराम से नहीं निकाल पा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं 10% इसका आराम से निकालता हूँ तो नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है तो हमसे कह रहा है क्यू के वेतन में 20% वृद्धि कर दे। हाँ, दोस्तों अगर मैं क्यू के वेतन में 20% वृद्धि करूं तो आप मुझे पहले बताइए इसका 20% होगा क्या होगा? देखिए इसका 20% अगर मैं निकालता हूं तो आसानी से नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू के वेतन में 25% वृद्धि करने की बात कर रहा है। हाँ, तो अगर मैं क्यू का वेतन दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आर के वेतन में 25% वृद्धि करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो आप मुझे बताइए आर का जो वेतन है उसका 25% होगा क्या होगा? हम आसानी से नहीं बता सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं आसानी से दोस्तों निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डबल जीरो बढ़ा दे रहा हूँ हर जगह। ठीक है, जिससे मैं आसानी से निकाल सकूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि पी का वेतन कुल मिलाकर 300 यूनिट है तो क्यू का वेतन 400 यूनिट है और आर का वेतन 500 यूनिट है। हाँ, अब मुझे बताइए अगर मैं पी के वेतन में 10% की वृद्धि करता हूं तो पी का वेतन हो कितना जाएगा? को देखिए इसका अगर मैं 30% निकालता हूं तो 30 को देखिए अगर मैं पी के वेतन में 10% मतलब 30 रुपए की वृद्धि करता हूं तो पी का वेतन वास्तव में 330 रुपए हो जाएगा। 330 यूनिट हो जाएगा। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्यू के वेतन में अगर मैं 20% वृद्धि करता हूं तो क्यू का वेतन हो कितना जाएगा? को देखिए अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो आएगा 80 को। देखिए अगर मैं क्यू के वेतन में 20% मतलब 80 रुपए की वृद्धि करता हूं तो क्यू का वेतन हो जाएगा 480 यूनिट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आर के वेतन में 25% की वृद्धि करता हूं तो आर का वेतन हो कितना जाएगा? को देखिए अगर मैं इसका आर के वेतन का 25% निकालता हूं तो आएगा 125। तो देखिए अगर मैं आर के वेतन में 25% मतलब 125 रुपए की वृद्धि करता हूं तो आर के वेतन हो जाएगा 625 यूनिट। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर पी के वेतन, क्यू के वेतन और आर के वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि, अगर दोस्तों पी के वेतन में 10%, क्यू के वेतन में 20% और आर के वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इनका वेतन क्रमशः ये हो जाएगा। हाँ, इनका वेतन क्रमशः 300, 330, 480, 625 यूनिट हो जाएगा। हाँ, हमसे कह रहा था कि वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा, वृद्धि करने के बाद वेतन क्या अनुपात क्या हो जाएगा? तो मैंने अनुपात निकालने के लिए दोस्तों तीनों को एक नंबर से डिवाइड कर दिया। हाँ,
अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ दोस्तों, मैंने सबको क्या किया दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये 5 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है तीनों वेतन का, कह रहा है कि अगर उनके वेतन में इतने की वृद्धि कर दी जाए तो उनकी बढ़ी हुई वेतन का अनुपात क्या होगा। हाँ तो दोस्तों, वृद्धि करने पर वेतन तो ये हो जाएगा कभी, हाँ, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि वेतन कितना होगा, हमसे कह रहा है कि वृद्धि करने के बाद वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा। मतलब अगर मैं वृद्धि करने के बाद जो वेतन हो जाएगा, अगर मैं उनको एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो निम्नतम रूप क्या होगा। हाँ, डिवाइड करने पर वेतन का निम्नतम रूप क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये वास्तव में 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर 56 आ गया, कहोगे हाँ, यहाँ पर 56 आएगा। यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो चलेगा, तो 96 आएगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 125 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो वेतन में वृद्धि करने के बाद इनकी बढ़ी हुई वेतन का अनुपात जो होगा 66:96:125 होगा। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए हमसे क्या कह रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है पी, क्यू और आर के खर्च का अनुपात जो है 14:12:9 है। इसका मतलब यही है कि यदि पी का खर्च वास्तव में 14 यूनिट है, तो क्यू का जो खर्चा है वो 12 यूनिट है और आर का खर्चा जो है 9 यूनिट है। कह रहा है पी, क्यू और आर के खर्च का अनुपात जो है 14:12:9 है। कह रहा है उनकी कुल आय, कह रहा है तीनों व्यक्तियों की जो कुल आय है वो 18,800 रुपए है। कह रहा है 18,800 रुपए है। हाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है यदि वे अपने व्यक्तिगत आय को क्रमशः, कह रहा है यदि वे अपने व्यक्तिगत आय का क्रमशः 30%, 20% और 25% बचत करते हैं, तो बताइए क्योंकि आय क्या होगा। हाँ, क्योंकि आय क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर वास्तव में क्या होना चाहिए था, आय का क्रमशः 30%, 20% और 25% बचत करते हैं, तो बताइए क्योंकि आय क्या होगी। हाँ, दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। हाँ, दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाएंगे तो। हाँ, तो तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था और आर था। इन तीनों व्यक्तियों के खर्च का जो अनुपात था दोस्तों, वो 14:12:9 था। इन तीनों व्यक्तियों के खर्च का जो अनुपात था 14:12:9 था। 14:12:9 था। इसका मतलब यही है कि यदि पी का कुल खर्चा 14 यूनिट था, तो आर का खर्चा कुल मिलाकर 12 यूनिट था और आर का, इसका मतलब यही है कि यदि पी का खर्चा कुल मिलाकर 14 यूनिट था, तो क्यू का खर्चा कुल मिलाकर 12 यूनिट था और आर का खर्चा कुल मिलाकर 9 यूनिट था। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो पहला व्यक्ति पी है, अपनी आय का 30% पैसा बचत करता है। हाँ, मतलब 3/10वां हिस्सा बचत करता है, मतलब अपनी आय का 3/10वां हिस्सा बचत करता है। हाँ, तो खर्च कितना करता है, 7/10वां हिस्सा खर्च करता है। अपनी आय का 7/10 हिस्सा खर्च करता है। इसका मतलब यही है कि यदि पी की आय कुल मिलाकर 10 यूनिट है, इस फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यदि पी की आय कुल मिलाकर 10 यूनिट है, तो उसमें से वो 7 यूनिट खर्च करता है। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है अपनी आय का 20% बचत करता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 20% बचत करता है, मतलब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 1/5 बचत करता है। हाँ, अपनी आय का 1/5 बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, कहोगे अपनी आय का 4/5वां हिस्सा खर्च करता है। अपनी आय का 4/5 खर्च करता है। अपनी आय का 4/5 खर्च करता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि यदि क्यू की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है, तो उसमें से वो 4 यूनिट खर्च करता है। आप मेरी बात से सहमत है, यहाँ तक हो गया। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों आर जो है अपनी आय का 25% पैसा बचत करता है, कहोगे हाँ, मतलब 1/4 हिस्सा बचत करता है, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर आर जो है अपनी आय का 1/4 हिस्सा खर्च बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, कहोगे अपनी आय का 3/4 हिस्सा खर्च करता है। अपनी आय का 3/4 हिस्सा खर्च करता है। इसका मतलब यही है कि यदि आर की आय कुल मिलाकर 4 यूनिट है, तो उसमें से वो 3 यूनिट खर्च करता है। हाँ, आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसके अनुसार देखूं तो पी जो है कुल मिलाकर 14 यूनिट खर्च करता है, क्यू जो है 12 यूनिट खर्च करता है और आर जो है 9 यूनिट खर्च करता है। हाँ, तो यहाँ पी कितना खर्च करता है, तो भाई 14 यूनिट खर्च करता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो पी की आय यदि कुल मिलाकर 10 यूनिट है, तो पी कितना खर्च करता है, तो 7 यूनिट खर्च करता है।
दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो 7 यूनिट पैसा खर्च करता है पी, लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो पी कितना खर्च करता है, कहोगे 14 यूनिट खर्च करता है। मतलब 7 यूनिट बराबर है कहोगे 14 के, कहोगे हाँ। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब ये है कि 7 यूनिट जो है 14 के बराबर है, 7 यूनिट जो है 14 के बराबर है। अगर दोस्तों 7 यूनिट, दोस्तों अगर दोस्तों 7 यूनिट 14 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट वास्तव में 2 के बराबर होगा। अब यहाँ 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट वास्तव में 2 के बराबर होगा। 7 यूनिट अगर 14 के बराबर है तो 1 यूनिट जो होगा 2 के बराबर होगा। तो पी की आय कितनी थी, कहोगे 20, 10 थी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, कहोगे 20 के बराबर होगा। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पी की जो, मतलब देखा जाए तो पी की जो आय रही, वो आय थी वो 20 यूनिट थी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है यहाँ तक, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो क्यू की आय कितनी, को 12 यूनिट है। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो पी क्यू कितना रुपए खर्च कर रहा है, 12 यूनिट खर्च कर रहा है, कहोगे हाँ। 12 खर्च कर रहा है, 12 यूनिट खर्च कर रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसके अनुसार देखता हूं तो अगर दोस्तों इसके अनुसार देखता हूं तो इसका मतलब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूं तो पी की आय, क्यू की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है, तो उसमें से वो 4 यूनिट खर्च करता है, कहोगे हाँ। अगर तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ तो यदि पी की आय, क्यू की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उसमें से वो 4 यूनिट खर्च करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 12 यूनिट खर्च करता है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 12 के, कहोगे हाँ 4 यूनिट बराबर है 12 के। 4 यूनिट किसके बराबर, कहोगे 4 यूनिट 12 के। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 4 यूनिट खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखता हूँ तो 12 यूनिट खर्च करता है, कहोगे हाँ। मतलब 4 यूनिट बराबर 12 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट वास्तव में 3 के बराबर होगा। हाँ, ठीक है, 1 यूनिट वास्तव में 3 के बराबर है। तो क्यू की आय कितनी, कहोगे 5 यूनिट थी। हाँ, 5 यूनिट थी। अगर तो 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 यूनिट वास्तव में 15 के बराबर होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो क्यू की जो आय थी, क्यू की आय जो थी वो 15 यूनिट थी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आर का खर्चा जो है, आर जो है कुल मिलाकर 9 यूनिट खर्च कर रहा है, कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यदि क्यू आर की आय कुल मिलाकर 4 यूनिट है तो उसमें से 9 यूनिट खर्च कर रहा है, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर देखो तो 9 खर्च कर रहा है, यहाँ पर देखो तो 3 खर्च कर रहा है, कहोगे हाँ। मतलब 9, 3 यूनिट बराबर है 9 के, कहोगे हाँ। 3 यूनिट बराबर है 9 के। 3 यूनिट बराबर जो है वो 9 के है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर तो 3 यूनिट बराबर है 9 के तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 3 के बराबर होगी। ठीक है तो आर की आय कितनी है, कहोगे 4 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट जो है 3 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 यूनिट वास्तव में 12 के बराबर होगी। हाँ, 12 के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो आर की आय क्या है, 12 यूनिट है। हाँ, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पी की आय क्या है, 20 है। क्यू की आय क्या है, 15 है। आर की आय क्या है, 12 है। हाँ, मैंने कहा कि अगर पी की आय 20 है, क्यू की आय 15 है, आर की आय 12 है, तो बताइए इनकी आय का अनुपात क्या होगा। इनकी आय का अनुपात वास्तव में ये है, इनकी आय का अनुपात ये है। ठीक है, अगर वास्तव में डिवाइड होते तब तो हमारे लिए फायदा था, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब दोस्तों देखा जाए तो पी की आय कुल मिलाकर 20 थी, क्यू की आय हमारा 15 था, आर की आय वास्तव में 12 था। तो इसके पास अगर पी की आय कुल मिलाकर 20 थी, क्यू की आय 15 थी, आर की आय 12 थी, तो इनकी इनकी कुल आय कितनी थी, इन तीनों की कुल आय कितनी थी, होगा देखिए 15 में 12 जोड़ते हैं तो आएगा 27, 27 से 20 जोड़ते हैं तो 47 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्तियों की कुल आय जो थी वो 47 यूनिट थी। क्या थी, 47 यूनिट थी। 47 यूनिट थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 47 नहीं थी, 18,800 थी। क्या थी, 18,800 थी। 18,800 थी। मतलब 47 यूनिट बराबर 18,800 के है, कहोगे हाँ 18,800 के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मैंने करती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। दोस्तों अगर मैं 47 से 188 को डिवाइड करता हूँ तो 4 बार में डिवाइड होगा। अब मतलब 1 यूनिट जो है, 400 के बराबर होगा। मतलब 1 यूनिट जो है 400 के बराबर होगा। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है कि 1 यूनिट जो होगा 400 के बराबर होगा। मैंने ठीक। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था, कहोगे हमसे कह रहा था कि बताइए क्यू की आय क्या है। तो क्यू की आय कितनी यूनिट थी, कहोगे 15 यूनिट थी। हाँ, क्यू की आय कितनी थी, कहोगे 15 यूनिट थी। क्योंकि आय कितनी थी, कहोगे 15 यूनिट थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 400 के बराबर है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 15 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 6,000 के बराबर होगी। मतलब जो क्यू है उसकी आय वास्तव में 6,000 रुपए है। मतलब जो क्यू है उसकी आय कुल मिलाकर 6,000 रुपए है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया। हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। मैंने कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि ए बी सी की कुल मासिक आय जो थी 1,21,200 रुपए है। हाँ,
कह रहा है ABC की कुल आय जो है 1,21,200 रुपए है। हम कह रहा है उनके खर्च का प्रतिशत है क्रम से, कह रहा है उनके खर्च का प्रतिशत क्रम से 80% है, 85% है, 75% है। मतलब देखा जाए तो कुल जो मतलब देखा जाए तो ए कुल मिलाकर 80% पैसा खर्च करता है और बी जो है 85% पैसा खर्च करता है और सी जो है 75% पैसा खर्च करता है। इसको दूसरी भाषा में अगर मैं देखूं तो इसका मतलब यही है कि ये ए जो है कुल मिलाकर 20% पैसा बचत करता है, बी जो है 15% पैसा बचत करता है और सी जो है 75% पैसा बचत करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बड़ी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है यदि उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है तो बताइए ए की व्यक्तिगत आय क्या है। तो कह रहा है कि यदि उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है तो एक ही व्यक्तिगत आय क्या है। हाँ, मतलब एक ही आय क्या है। ठीक है, दोस्तों तीन व्यक्ति थे, दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक ए था, दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। हाँ, दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों की दोस्तों ये तीन व्यक्ति जो है इनकी बचत का जो अनुपात है 5:6:9 है। इन तीनों व्यक्तियों की बचत का अनुपात जो है 5:6:9 है। मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि ए जो है कुल मिलाकर 5 यूनिट बचत करता है तो बी कुल मिलाकर 6 यूनिट बचत करता है और सी कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसा बचत करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और इन तीनों व्यक्तियों की बचत का अनुपात जो है 5:6:9 है। इसका मतलब यही है कि यदि ए कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा बचत करता है तो बी कुल मिलाकर 6 और सी कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसा बचत करता है। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ। दोस्तों ए जो है अपनी आय का 80% पैसा वो खर्च करता है कहोगे हाँ। मतलब अपनी आय का 20% पैसा व्यर्थ करता है कहोगे हाँ। 20% का मतलब होता है 1/5। हाँ, मतलब अपनी आय का 1/5वां हिस्सा व्यर्थ करता है, मतलब अपनी आय का 1/5वां हिस्सा व्यर्थ करता है। हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि ए की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है, ए की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट वो पैसा बचत करता है। हाँ, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है अपनी आय का 85% पैसा खर्च करता है कहोगे हाँ। मतलब 15% पैसा व्यर्थ करता है कहोगे हाँ। तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, मतलब अपनी आय का 3/20वां हिस्सा व्यर्थ करता है कहोगे हाँ। तो अब बी जो है अपनी आय का 3/20वां हिस्सा व्यर्थ करता है। इसका मतलब यही है कि यदि बी की आय कुल मिलाकर 20 यूनिट है तो उसमें से वो 3 यूनिट पैसा बचत करता है, मतलब 3 यूनिट पैसा बचत करता है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सी जो है अपनी आय का 75% पैसा क्या करता है कहोगे, खर्च करता है। हाँ, तो इसका मतलब अगर 75% पैसा खर्च कर रहा है तो 25% बचत कर रहा होगा कहोगे हाँ। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। मतलब सी जो है अपनी आय का 25% पैसा बचत करता है, मतलब 1/4 हिस्सा बचत करता है अपनी आय का। तो सी जो है अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि सी की कुल मिलाकर आय 4 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट पैसा बचत करता है। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसके अनुसार देखूं तो ए कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा व्यर्थ करता है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो या अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो यदि ए की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट पैसा व्यर्थ करता है। ठीक है, 1 यूनिट पैसा व्यर्थ करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखता हूं तो 5 यूनिट पैसा बचत करता है। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो यदि ए की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट पैसा बचत करता है। हाँ, मतलब 1 यूनिट बराबर है 5 के। हाँ, 1 यूनिट बराबर है 5 के, 1 यूनिट बराबर है 5। हाँ, एक बात आप मेरी सुन लीजिए। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए 22 वास्तव में यहाँ पर 4 था, मान लीजिए यहाँ पर 4 है। तो अगर यहाँ पर 4 होता तो इसका मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर 4 होता तो इसका मतलब तो यही होता कि यदि एक ही आय को मिलाकर 5 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट पैसा बचत कर रहा है को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 यूनिट पैसा बचत कर रहा है को। तो 4 यूनिट होता है 5 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में क्या होती है, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5/4 होती है, वास्तव में डिवाइड नहीं हो रही है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आराम से डिवाइड नहीं हो रहा। हाँ, डिवाइड कब होता है, देखिए डिवाइड तब होता जब इसके अंदर 4 होता है। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों इसके अंदर मुझे 4 लाना है, अगर दोस्तों मुझे इसके अंदर 4 लाना है तो मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं करूंगा तो सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 से करेंगे, यहाँ पर भी 4 से करेंगे। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों जब बाई चांस जब आप तुलना कर रहे हो और डिवाइड ना हो, अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड, अगर इनमें से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप एक काम करिए, इन तीनों का एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको तुलना करना है, ठीक है, उसके बाद आपको तुलना करना है, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना है।
जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना है। लेकिन अगर वास्तव में इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इन तीनों का एलसीएम लेना, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है और इनमें उन्हीं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद वही प्रक्रिया आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं इसलिए आपको बता दिया हूँ जिससे आपको जानकारी रहे, ठीक है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर एक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर एक है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसके अनुसार देखूं तो एक कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा बचत करता है, लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो एक ही आय, कुल मिलाकर यदि 5 है तो उसमें से 1 यूनिट पैसा बचत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट पैसा बचत करता है, यहाँ पर 5, मतलब 1 यूनिट बराबर होगा 5 एक होगा, हाँ। तो अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 5 के है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 यूनिट वास्तव में 25 के बराबर होगा, मतलब एक की जो आय है वो 25 यूनिट है, 25 है, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बी जो है कुल मिलाकर 6 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, हाँ। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो यदि बी की आय कुल मिलाकर 20 है तो उसमें से 3 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, मतलब कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 6 बचत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखूं तो 3 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 6 के, कहोगे हाँ 3 यूनिट बराबर 6। तो 1 यूनिट बराबर वास्तव में 2 के होगा और 20 यूनिट वास्तव में 4 के बराबर होगा, हाँ। मतलब बी की जो आय है वो 40 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सी कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसा बचत करता है। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो यदि सी की आय कुल मिलाकर 4 है तो उसमें से 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 9 यूनिट बचा रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1 बचा रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर है 9 के, 1 यूनिट बराबर है 9 के, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट बराबर है 9 के तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? 4 यूनिट वास्तव में 9 चौक 36, मतलब 36 के बराबर होगा। मतलब क्या है? मतलब ये कि सी की आय 36 है, हाँ। तो ए की आय 25 है, बी की आय 40 है, सी की आय 36 है। तो आप मुझे बताइए इन तीनों व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या होगा? देखिए इन तीनों व्यक्तियों की आय का अनुपात वास्तव में ये है, हाँ। मतलब एक ही अगर ए कुल मिलाकर 25 यूनिट पर 25 मतलब ए की आय अगर कुल मिलाकर 25 है तो बी की आय 40 है, सी की आय 36 है, हाँ। तो ए की आय 25 है, बी की आय 40 है, सी की आय 36 है। तो तीनों व्यक्तियों की कुल आय कितनी है? तीनों व्यक्तियों की कुल आय कितनी है? तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा और 5 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 1। मैंने कहा ठीक है, होगा एक कैरी बचा है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए 4 3 7 होता है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में एक कैरी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्तियों की कुल आय 101 है, लेकिन तीनों व्यक्तियों की आय 101 नहीं है, 1,21,200 है। 1 लाख 1,21,200 है, हाँ। मतलब यही है कि 101 बराबर 1,21,200, मतलब यही है कि 1,21,200 के बराबर होगा। या आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा? देखिए अगर 101 बराबर है इसके तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1200 के बराबर होगी, 1200 के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 1200 आएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1200 के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो एक बार भाग जाएगा, उसके बाद 21 बचेगा और तो यहाँ पर हो जाएगा 21, इसके पास जगह हो जाएगा 212 और 212 वास्तव में 2 बार में डिवाइड होगा 101, इस प्रकार 1200 आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमसे पूछ के रहा था, क्योंकि हमसे कह रहा था बताइए एक ही व्यक्तिगत आय क्या है? एक ही व्यक्तिगत आय क्या है? तो एक ही आय कितनी थी? 25 यूनिट थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1200 के बराबर है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा? को देखिए डबल जीरो आया, मैंने कहा हाँ, तो देखिए डबल जीरो आया, 25 दूना 50 के जीरो 5 कैरी 30 आया। इस प्रकार देखें तो एक ही व्यक्तिगत जो आय थी वो 30,000 रुपए, क्या थी? 30,000 रुपए थी। एक ही व्यक्तिगत आय कितनी थी? 30,000 रुपए। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आगे दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है एक बैग में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के, हाँ भैया, कह रहा है एक बैग में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, हाँ भैया। कह रहा है सिक्के की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। इसका मतलब यही है कि बैग में अगर 2 रुपए की वास्तव में 3 सिक्के हैं और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं और 50 पैसे के कुल मिलाकर 5 सिक्के हैं, हाँ भैया। कह रहा है यदि बैग में कुल राशि, कह रहा है यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है, कह रहा है यदि बैग में कुल मिलाकर 250 रुपए है, जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 250 रुपए है, तो बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? हम आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। हम दोस्तों एक बैग में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के, हम दोस्तों एक बैग में 2 रुपए
दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 50 पैसे का मतलब क्या होता है, देखिए 50 पैसे का, देखिए मैंने कहा कि 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके बताइए, 50 पैसे को हम रुपए में क्या कह सकते हैं, देखिए तो देखिए किसी भी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1/2, मतलब 50 पैसे को 1/2 रुपए लिख सकते हैं यहाँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 30 पैसे का मतलब क्या होता है, देखिए 30 पैसे का मतलब मैंने कहा कि इसी प्रकार आप मुझे बताइए 30 पैसे का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 3/10 आ गया, मतलब 30 पैसे का मतलब होता है 3/10 रुपए, 3/10 रुपए। हाँ, 30 पैसे का मतलब क्या होता है, 3/10 रुपए होता है, ठीक है। इसी प्रकार 10 पैसे का मतलब क्या होता है, देखिए 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए, 1/10 रुपए। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, 25 पैसे का मतलब क्या होता है, देखिए 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, 1/4 रुपए। हाँ, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, क्योंकि इन सब चीजों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। आपको मैं ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आपको गुणा भाग में यहाँ पर बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है, रटना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। एक बैग था, उसमें 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, मतलब 1/2 के सिक्के थे। दोस्तों एक बैग था, उस बैग में 2 रुपए के सिक्के थे, 1 रुपए के सिक्के थे और 1/2 रुपए के सिक्के थे, मतलब 50 पैसे के सिक्के थे। दोस्तों एक बैग था, उसमें 2 रुपए के सिक्के थे, 1 रुपए के सिक्के थे और 1/2 रुपए के सिक्के थे। हाँ, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों 2 रुपए के सिक्के, दोस्तों 2 रुपए के कुल मिलाकर कितने सिक्के थे, होगा देखिए। हमसे कहा है सिक्के की संख्या का अनुपात, तो हमें कहा है कि सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, मतलब 2 रुपए को कुल मिलाकर 3 सिक्के हैं और 1 रुपए को कुल मिलाकर 4 सिक्के हैं और 50 पैसे के कुल मिला 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए के, मतलब 1/2 रुपए को कुल मिलाकर 5 सिक्के हैं। एक 1/2 रुपए के कुल मिलाकर 5 सिक्के हैं। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों एक बात बताइए, बैग में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? होगा 3 सिक्के हैं। अगर बैग में कुल मिलाकर 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, बैग में कुल मिलाकर 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्के की कीमत कितनी है? होगा देखिए 1 रुपए के सिक्के की कीमत 2 रुपए है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों की कीमत वास्तव में 6 रुपए है, मतलब 2 रुपए के सिक्कों की जो कीमत है वो 6 रुपए है। तो हो गया, हाँ 6 रुपए है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 1 रुपए के 4 सिक्के हैं। अगर देखो 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत कितनी होगी? देखिए 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसकी कीमत 1 रुपया होती है, तो 4 सिक्कों की कीमत वास्तव में 4 रुपया होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, मतलब इसी प्रकार 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए के 1/2 रुपए के 5 सिक्के हैं। हाँ, अगर तो 1/2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो उनकी कीमत कितनी हुई? मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार देखें तो 1/2 रुपए के वास्तव में सिक्के की कीमत इतनी है। हाँ, हाँ, सिक्के की कीमत इतनी है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 रुपए के सिक्कों की कीमत ये है, 1 रुपए के सिक्कों की कीमत ये है और 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए के सिक्कों की कीमत ये है। मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया जिससे थोड़ा और चीजें यहाँ पर क्लियर कर सकूं, जिससे थोड़ा और चीजें क्लियर कर सकूं। हाँ, हाँ, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं अनुपातिक वैल्यू लूंगा ना, तो 2 की मल्टीप्लाई, 1 मिनट होगी। जब मैं दोस्तों अनुपातिक वैल्यू लूंगा तो ये दो की मल्टीप्लाई इधर होगी। हाँ, 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर तो 6 लिखा है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। हाँ, 12 हो जाएगा, अनुपात का सिंबल लगाया। यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कीमत 12 यूनिट थी और 1 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कीमत 8 यूनिट थी और 50 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कीमत वास्तव में 5 यूनिट थी। हाँ, हाँ। इस प्रकार अगर दोस्तों 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत 12 यूनिट है और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत 8 रुपए है, 8 यूनिट है और 50 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कीमत अगर 5 यूनिट है, तो बैग में कुल कितने रुपए हैं? तो देखिए 12 8 होता है 20। मैंने कहा हाँ, तो वह 20 5 होता है 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल जितने सिक्के हैं उनकी कीमत वास्तव में 25 यूनिट है। हाँ, 25 यूनिट है। लेकिन दोस्तों सभी सिक्कों की कीमत 25 यूनिट नहीं थी, 25 यूनिट नहीं थी, 250 रुपए थी, मतलब 25 यूनिट बराबर है 250।
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? होगा 1 यूनिट वास्तव में 50 के बराबर है। 1 यूनिट वास्तव में 50 के बराबर है। हाँ, 1 यूनिट वास्तव में 50 रुपये के बराबर है। ठीक है? दोस्तों हमसे क्या पूछा होगा? 1 रुपए के सिक्के की संख्या क्या होगी? हाँ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यही तो पूछा होगा। हाँ, यही पूछा है हमसे। 3 मिनट 1 मिनट रुकिए, मैं देख लूँ कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 8 5 12 8 20 20 5 25 हाँ, फिर हाँ। 25 अच्छा ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आया 10 के। 1 यूनिट बराबर आया 10 रुपए के। हाँ भैया। 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर आएगा? 1 यूनिट बराबर आया 10 रुपए के। ठीक है? तो हमसे क्या पूछा भैया? हमसे कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी? तो आप मुझे बताइए 1 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कीमत कितनी थी? दोस्तों आप सबसे पहले बताइए 1 रुपए की जो सिक्के थे उनकी कीमत कितनी थी? 8 यूनिट थी। हाँ भैया। तो 1 यूनिट जो है 10 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 यूनिट कितने रुपया को रिप्रेजेंट करेगा? भैया देखिए 8 यूनिट वास्तव में 80 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ भैया। 80 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1 रुपए के जो सिक्के थे, 1 रुपए के जो सिक्के थे, उनकी कीमत वास्तव में 80 रुपए थी। हाँ भैया। मतलब 1 रुपए के जो सिक्के थे, उनकी कीमत 80 रुपए थी। हाँ भैया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि बताइए, हमसे ये नहीं कहा था कि 1 रुपए जो है, 1 रुपए के जो सिक्के हैं, उनकी कीमत कितनी थी? हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि 1 रुपए के कुल कितने सिक्के थे? हाँ भैया। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि 1 रुपए के जितने सिक्के हैं, उनकी कीमत 80 रुपए है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। हाँ भैया। तो एक बात बताइए, 1 रुपए के कितने सिक्के बनते हैं? 1 रुपए से 1 रुपए के 1 सिक्के बनते हैं। हाँ भैया। दोस्तों अगर 1 रुपए से 1 रुपए के 1 सिक्के बनते हैं, तो 80 रुपए से 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? तो देखिए 1 रुपए से 1 रुपए के 1 सिक्के बनते हैं, तो 80 रुपए से 1 रुपए के 80 सिक्के बनेंगे। हाँ भैया। मतलब बैग में 1 रुपए के जो सिक्के थे, 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या थी, वो 80 थी। हाँ भैया। क्या थी? 80 थी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जब आप सीख जाओगे तो बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें कहीं डरने वाली बात नहीं है। बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया है और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए हम और अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन छोड़ा हूं अभी हम करेंगे उससे भी। ठीक है? इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है? होगा देखिए, कह रहा है कि एक थैले में 10 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। तो एक बैग था, एक थैला था, उसमें 10 रुपए के सिक्के थे, 5 रुपए के सिक्के थे और 2 रुपए के सिक्के थे। हाँ, जिनका कुल मूल्य देखा जाए तो 540 रुपए थे। हाँ, दोस्तों जो सिक्के थे 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के जो सिक्के थे, उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 था। मतलब 10 रुपए के कुल मिलाकर 3 सिक्के थे, 5 रुपए को कुल मिलाकर 4 सिक्के थे और 2 रुपए को कुल मिलाकर 5 सिक्के थे। मतलब 10 रुपए को कुल मिलाकर 3 सिक्के थे, 5 रुपए को कुल मिलाकर 4 सिक्के थे और 2 रुपए को कुल मिलाकर 5 सिक्के थे। हाँ, कह रहा है कि बताइए थैले में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? कह रहा है कि बताइए थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? यही पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आखिर है कितनी? ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों एक थैला था, उसमें 10 रुपए के सिक्के थे। ठीक है? 10 रुपए के सिक्के थे, 5 रुपए के सिक्के थे। हाँ, 5 रुपए के सिक्के थे और 2 रुपए के सिक्के थे। हाँ, ठीक है? तो एक थैला था, उसमें 10 रुपए के सिक्के थे, 5 रुपए के सिक्के थे और 2 रुपए के सिक्के थे। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये जो तीनों सिक्के हैं, दोस्तों तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं, उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3:4:5। मतलब 10 रुपए के कुल मिलाकर 3 सिक्के हैं और 5 रुपए को कुल मिलाकर 4 सिक्के हैं और 2 रुपए के कुल मिलाकर 5 सिक्के हैं। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर 10 रुपए को कुल मिलाकर 3 सिक्के हैं, तो 10 रुपए के अगर दोस्तों 10 रुपए को कुल मिलाकर 3 सिक्के हैं, तो 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत कितनी है? होगा इतनी है। हाँ, ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों 5 रुपए को कुल मिलाकर अगर 4 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत कितनी है? होगा इतनी है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 2 रुपए के अगर कुल मिलाकर, इसी प्रकार दोस्तों 2 रुपए को कुल मिलाकर अगर 5 सिक्के हैं, तो उनकी कुल कीमत कितनी है? होगा इतनी है। तो 10 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत इतनी थी, 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत इतनी है और 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत इतनी है। मैंने थोड़ा अनुपातिक वैल्यू लेकर थोड़ा और इसे हल्का करने की कोशिश की, छोटा करने की कोशिश की, जिससे मैं आसानी से गुणा भाग कर सकूं। हाँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ। कैसे कटेगा आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। हो गया। हाँ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही प्रक्रिया अपनाई है। 10 से जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ,
यहाँ पर क्या आया होगा, देखिए 5 चौक 20 था तो 2 आया है, यहाँ पर क्या आया होगा, 1 आया है। इस प्रकार 10 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कीमत 3 ही थी, और दो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत 2 थी, और 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत 1 थी। एक बात बताइए मुझे, 10 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कीमत 3 रुपए थी, 3 यूनिट थी, और 2 रुपए के जो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत 2 यूनिट थी, और 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत यदि 1 रुपए थी, तो बैग में कुल कितने रुपए थे? कुल कितने रुपए थे? तो देखिए 3 2 5 होता है, मैंने कहा हाँ, और को 5 1 6 होता है। तो इस प्रकार देखा है, तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो बैग में कुल जो रुपए थे उनकी कीमत 6 यूनिट थी। तो क्या थी? 6 यूनिट थी। लेकिन दोस्तों 6 यूनिट नहीं थी, 6 यूनिट नहीं थी, 6 यूनिट नहीं थी, 540 थी। मतलब 6 यूनिट बराबर है 540 रुपया की। हो गया हाँ, 6 यूनिट बराबर है 540 रुपया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो देखिए 1 यूनिट वास्तव में 1 यूनिट बराबर वास्तव में 90 रुपया के बराबर होगा, 90 रुपया के बराबर होगा। हाँ, इतना हो गया। आप मेरी बात से जहां तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कि थैले में 5 रुपये की संख्या क्या होगी? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, कहोगे हम। तो आप मुझे बताइए, थैले में जो 5 रुपए के सिक्के थे उनकी कुल कीमत कितनी थी? कहोगे 2 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है 90 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 यूनिट वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? तो 180 को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब 5 रुपए के जो सिक्के थे, मतलब थैले में जो 5 रुपए के सिक्के थे उनकी कुल कीमत 180 रुपए थी। हम यहाँ थैले में जो 5 रुपए के सिक्के थे उनकी कुल कीमत 180 रुपए थी। हम लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर दोस्तों मुझे ये पता चल गया है कि थैले में जो 5 रुपए थे उनकी दोस्तों अगर दोस्तों मुझे ये पता चल गया है कि थैले में जो सिक्के थे 5 रुपए के, अगर उनकी कुल कीमत 180 रुपए थी, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि थैले में जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी कुल वो सिक्कों की संख्या क्या है? हाँ भैया। तो आप मुझे बताइए, 5 रुपए के एक सिक्के से आप मुझे बताइए 5 रुपए से 5 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? तो 5 रुपए से 5 रुपए के एक सिक्के बनेंगे। हाँ भैया। अगर दोस्तों 5 रुपए से 5 रुपए के एक सिक्के बनेंगे, तो 180 रुपए से 5 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 36। मतलब देखा जाए तो बैग में 5 रुपया की जो सिक्कों की संख्या है वो 36 है। क्या है? 36 है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं? आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, बहुत ही अच्छे वे में आपने सारी चीजें क्लियर की है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें क्लियर की है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें क्लियर की है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें क्लियर की है। मेरा बहुत अच्छा। अब आइए दोस्तों, हम और एक क्वेश्चन इसी प्रकार का लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को भली भांति देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक पर्स में 112 रुपए की कुल राशि है। कह रहा है एक पर्स में 112 रुपए की कुल राशि है, जो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या के रूप में है। सिक्कों की संख्या के रूप में 5:8:10, 5:8:10 के अनुपात में है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि तो बताइए पर्स में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? दोस्तों एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के थे, और जो सिक्के थे उन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:10 था। मतलब 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 5 यूनिट है, तो 5 है, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी 50 पैसे के जो सिक्के हैं, मतलब 1/2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 8 है, और 10 पैसे के सिक्के जो है, मतलब इसी प्रकार 10 पैसे मतलब 1/10 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 10 है। तो जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 112 है। हमसे कह रहा है कि मतलब पर्स में 10 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है? ठीक, जैसे हमने किया है वैसे ही ठीक यहाँ पर भी हम करेंगे। ठीक है, तो एक पर्स था, तो एक पर्स था, उसमें 1 रुपए के सिक्के थे, 1 रुपए के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे, मतलब 1/2 रुपए के सिक्के थे। तो एक पर्स था, उसमें 1 रुपए के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे, मतलब 1/2 रुपए के सिक्के थे, और 10 पैसे के सिक्के थे, मतलब 1/10 रुपए के सिक्के थे, 1/10 रुपए के सिक्के थे। दोस्तों एक पर्स था, उसमें 1 रुपए के सिक्के थे, 1/2 रुपए के सिक्के थे, और 1/10 रुपए के सिक्के थे। 1/10 रुपए के सिक्के थे। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत हैं, हम आपकी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सिक्के हैं दोस्तों, 1 रुपए और 1/2 रुपए और 1/10 रुपए के जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:10 है। इसका मतलब यही है कि यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या वास्तव में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या वास्तव में 5 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वास्तव में 8 है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या वास्तव में 10 है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है, तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत कितनी है? उनकी कुल कीमत कितनी है? अगर दोस्तों 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 है, तो उनकी कुल कीमत कितनी है? उनकी कुल कीमत कितनी है?
इसी प्रकार दोस्तों अगर 10 पैसे मतलब 1/10 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर 10 है, तो उनकी कुल कीमत कितनी हो गई? कुल मिलाकर इतनी कीमत है। हाँ भैया। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत इतनी है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत इतनी है। 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत इतनी है। मैंने अनुपातिक वैल्यू ले ली जिससे क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर सकूं और आसानी से सोल्व कर सकूं। ठीक है? गुणा भाग से बच सकूं। ठीक है? कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर तो 1 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब मैं इसे सोल्व करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 1। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 5 थी और 50 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 4 थी और 10 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 1 थी। अगर दोस्तों 1 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 5 थी और 50 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 4 थी और 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 1 थी, तो बैग में पर्स में कुल कितने रुपए थे? हो गए 5 5 10, 5 4 9 9 1 10। पर्स में जो पैसे थे रुपए थे उनकी कुल कीमत 10 यूनिट थी। 10 यूनिट थी। लेकिन दोस्तों 10 यूनिट नहीं थी, 112 थी। मतलब ये 10 यूनिट बराबर है 112 की। 10 यूनिट बराबर है 112। अगर दोस्तों 10 यूनिट बराबर है 112 रुपया के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के है? तो 1 यूनिट बराबर है 112 अपॉन 10 रुपया। 112 अपॉन 10 रुपया। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। एक बात रुक जाइए, कहीं गलती तो नहीं हो रही है? ठीक है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर है 112 अपॉन 10 रुपया। हम हमसे क्या पूछा था? हमसे कहा था कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमसे पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की हमसे पूछा है 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है थैले पर्स में? तो आप मुझे बताइए 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत कितनी है? तो 1 यूनिट है। 1 यूनिट है और 1 यूनिट वास्तव में इतने के बराबर है। मतलब 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत इतनी है। ठीक है। तो एक बात बताइए, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? एक और में देखिए 1 रुपए में 10 पैसे को कुल मिलाकर 10 सिक्के होंगे। हाँ भैया। अगर दोस्तों 1 रुपए के जो सिक्के हैं, अगर दोस्तों 1 रुपए से 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, तो इतने रुपये से 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोस्तों 1 रुपए से 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, तो इतने रुपए से 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो इतने सिक्के होंगे। हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये कर इस प्रकार देखा जाए तो पर्स में कुल मिलाकर 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है, 10 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है, वो कुल मिलाकर 112 है। हाँ भैया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपने समझाने की कोशिश की। ठीक है। अब आइए दोस्तों, हमने जो छोड़ा था उसे भी कर लेते हैं। ठीक है। यही तो था को हाँ। ठीक है, ठीक है। यही था हमारा क्वेश्चन, यही था। हाँ भैया। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में हमसे कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। हाँ, कह रहा है उनकी कीमत का अनुपात क्रम से 5:3:1 है। हाँ भैया। कह रहे हैं सिक्कों की कुल संख्या 360 है, तो बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? हाँ भैया। दोस्तों एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। हाँ भैया। और वो जो सिक्के थे 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के, उनकी कीमत का अनुपात 5:3:1 था। मतलब 1 रुपए के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत कितनी थी? 5 थी। हो गया। हाँ। इसी प्रकार 50 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 3 थी। हाँ भैया। इसी प्रकार 25 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कुल कीमत 1 थी। हाँ भैया। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कीमत का अनुपात जो है 5:3:1 है। 5:3:1 है। 5:3:1 है। इसका मतलब यही है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 5 है और इसी प्रकार 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 3 है और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 1 है। हाँ, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए दोस्तों 1 रुपए के जो सिक्के हैं, 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत कितनी है? तो 5 रुपए। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो 5 रुपए। इसी प्रकार 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत क्या है? तो 3 रुपए है। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो इसी प्रकार तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत क्या है? तो 1 रुपए है। अगर मैं इसके अनुसार देखूं। ठीक है। आप मुझे बताइए 5 रुपए के जो सिक्के हैं अगर उनकी कीमत कुल मिलाकर 5 है, तो 5 रुपए के कुल सिक्के कितने होंगे? देखिए
5 रुपए से देखिए 5 रुपए के एक सिक्के से तो देखिए 5 रुपए से 5 रुपए का एक सिक्का बनेगा। मैंने कहा हाँ देखिए 5 रुपए से अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो आप मुझे बताइए, अगर 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 5 रुपए है, 5 रुपए है, 1 रुपए के जो सिक्के हैं अगर उनकी कुल कीमत 5 यूनिट है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए 1 रुपए का देखिए 1 रुपए से 1 रुपए का एक सिक्का बनता है। इस प्रकार 5 रुपए से 1 रुपए के कुल मिलाकर एक सिक्का बनेगा। क्या? एक सिक्का बनेगा। देखिए देखिए 1 रुपए से देखिए 1 रुपए से देखिए 1 रुपए से 1 रुपए का एक सिक्का बनता है। तो 5 रुपए से 1 रुपए का एक ही सिक्का बनेगा। इतना सिक्का बनेगा। हाँ भैया, एक इतना सिक्का बनेगा। मतलब 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या थी वास्तव में इतनी थी। हाँ भैया, इसी प्रकार दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, इसी प्रकार दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 रुपए से 50 पैसे के दो सिक्के बनते हैं। हाँ भैया, तो इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे के जो सिक्के हैं अगर उनकी उनकी कीमत वास्तव में 3 रुपए है, तो आप मुझे बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो देखिए 1 रुपए से 50 पैसे के दो सिक्के बनते हैं, तो 3 रुपए से 50 पैसे को कुल मिलाकर 60 सिक्स सिक्के बनेंगे। हाँ भैया, मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के की संख्या है वो वास्तव में इतनी है। हाँ भैया, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल कीमत 1 रुपए है, एक रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगा? देखिए 1 रुपए से 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो इतने रुपए से 25 पैसे के इतने सिक्के बनेंगे। हाँ भैया, इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपए को कुल मिलाकर इतने सिक्के हैं। हाँ भैया, 1 रुपए के बैग में 1 रुपए को कुल मिलाकर इतने सिक्के हैं, और 25 पैसे के इसी प्रकार 50 पैसे के बैग में कुल मिलाकर इतने सिक्के हैं, और 25 पैसे इसी प्रकार 25 पैसे की जो 25 पैसे के बैग में इसी प्रकार बैग में कुल मिलाकर 25 पैसे के इतने सिक्के। हाँ भैया, अगर दोस्तों 1 रुपए के 5 सिक्के हैं बैग में, और 25 पैसे के 6 सिक्के हैं। हाँ भैया, और 50 इसी प्रकार अगर दोस्तों 1 रुपए के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो बैग में कुल सिक्के कितने हैं? तो 5 6 5 11 11 4 15। इस प्रकार देखा जाए तो बैग में कुल मिलाकर 15 सिक्के हैं। बैग में कुल मिलाकर 15 सिक्के हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। लेकिन दोस्तों 15 सिक्के नहीं थे, 360 सिक्के। हमारे अनुसार दोस्तों 15 सिक्के थे, लेकिन 360 थे। मतलब 15 यूनिट बराबर है 360। एक यूनिट बराबर कितने का हुआ? एक यूनिट बराबर 15 दूनी 20, 15 चौके 60। तो एक यूनिट बराबर 24। हमसे पूछा क्या? कहोगे हमसे कहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, यही तो पूछा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछा है, हमसे यही चीज पूछा है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 6। अच्छा हाँ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा था, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 4। तो एक यूनिट वास्तव में एक यूनिट जो है 24 सिक्कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मुझे भी 24 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 4 यूनिट वास्तव में 96 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 25 पैसे के जो सिक्के थे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या वास्तव में 96 थी। हाँ, 96। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश की। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए कह रहा है कि आर्यन और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। कह रहा है आर्यन और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 है। अब यहाँ कह रहा है 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितने वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तब कह रहा है आर्यन की वर्तमान आयु क्या है? हम ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आर्यन की वर्तमान आयु क्या है। पहले मैं बेसिक तरीका एक करवा देता हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन में बेसिक तरीका करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्यन और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो दोस्तों ये वास्तव में वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 तब प्राप्त हुआ होगा जब आर्यन की आयु और उसकी बहन की वर्तमान आयु को किसी एक संख्या से डिवाइड किया गया होगा, तब आया होगा 4:5। तो मान लीजिए दोस्तों इनकी आयु को वास्तव में x से डिवाइड करने पर 4:5 आया। अगर दोस्तों x से डिवाइड करने पर 4:5 आया, तो इसमें अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आर्यन की जो वर्तमान आयु थी और बहन की जो वर्तमान आयु थी, उसकी बहन की जो वर्तमान आयु थी वो मिल जाएगी। कभी हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार देखा है तो आर्यन की जो वर्तमान आयु थी वो 4x थी, और बहन की जो थी वो 5 थी।
हाँ, आर्यन की कितनी थी? आर्यन की वर्तमान आयु 4x थी और बहन की वास्तव में क्या थी? 5x थी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? आर्यन की कितनी थी? 4x थी, बहन की 5x। एक बात बताइए, अगर दोस्तों आर्यन की आयु जो है 4x है, 4x है, तो 12 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 12 वर्ष पहले निकालने के लिए 12 घटा दीजिए, तो इस प्रकार देखा जाए तो आर्यन की जो आयु थी 12 वर्ष पहले वास्तव में इतनी थी। हाँ, इसी प्रकार तो अगर बहन की उसकी बहन की आयु वर्तमान वर्तमान आयु 5x है, 5x है, तो 12 वर्ष पहले क्या रही होगी? 12 वर्ष पहले वास्तव में इतनी रही होगी। हाँ, इस प्रकार से तो देखा जाए तो आर्यन की 12 वर्ष पहले आयु ये थी और उसकी बहन की 12 वर्ष पहले आयु ये थी। हाँ, तो 12 वर्ष पहले आर्यन और उसकी बहन की आयु का अनुपात क्या था? तो देखिए 12 वर्ष पहले उसकी और उसकी बहन की आयु का अनुपात ये था। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है ये 5:7 का मतलब ये बराबर है 5:7। 5:7 का मतलब होता है 5:7। ये बराबर है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा। अब यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 से किया 28 आएगा, 28x आया। हाँ, मतलब एक मिनट, तो 7 की मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 28x आया, तो बराबर की एक तरफ 28 मिला, और 5 की मल्टीप्लाई अगर इधर करता हूँ तो आएगा 25x। तो एक और 28x मिल रहा है, एक और 25x मिल रहा है, हो गया। दोनों को एक और ले जाऊंगा, इसे एक तरफ करूंगा तो घटेगा आपस में। हाँ, तो 28x में से अगर मैं 25x घटाता हूँ तो क्या मिलेगा? 3x मिलेगा, 3x मिलेगा, मैंने 3x लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो 7 की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ 62 से 84 आया, हो गया। हाँ, और 5 की मल्टीप्लाई 12 से करता हूँ तो 60 आया। हाँ, हो गया। ठीक है, दोनों दो तो दोनों और दो तो एक और माइनस का 84 आ रहा है और एक और हमारा प्लस माइनस का 60 आ रहा है। दोनों को जब एक और करूंगा तो ये आपस में घटेंगे। हम आपस में घटेंगे, तो आएगा क्या घटाने पर? घटेगा, जब घटेंगे तो आएगा क्या? हम दो तो 24 आएगा। कैसे आपने बता दिया? मैंने कहा ठीक है, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सेम दिख रहा है, हम सेम दिख रहा है, तो मैंने क्या किया है, इनके बीच का अंतर लिया और इसमें किसी एक में मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 24। मतलब अगर मैं इसे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे करके घटाता हूँ तो आएगा 24, मतलब 3 बराबर 24। तो x बराबर कितने का? तो x बराबर वास्तव में 8, x बराबर है 8। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा था? कहोगे हमसे कहा था, हमसे कहा था, क्या कहा था? कहोगे हमसे कहा था बताइए आर्यन की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु क्या थी? कहोगे 4x थी। हाँ, एक्स बराबर अगर तो वास्तव में निकालना है तो मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दिया, तो आया 32। मतलब आर्यन की जो आयु है वर्तमान वो क्या है? 32। हाँ, बात आती है क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसका आप उपयोग करके तेजी से निकाल सकते हो, ठीक है? जिसका आप उपयोग करके तेजी से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस तरीके से परिचित नहीं हैं, आप उस तरीके से परिचित हैं, आप उस तरीके से परिचित हैं, और कल मैं उस मेथड का उपयोग भी किया था। हमने कल या परसों मैंने उस मेथड का उपयोग भी किया था, तो आप उस तरीके से परिचित हैं। लेकिन अभी आप यहाँ आपको ये ध्यान नहीं आ रहा होगा कि मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम उस मेथड का यूज करते हैं। दोस्तों आर्यन और उसकी बहन की आयु का अनुपात 4:5। अब 4:5। आर्यन था और एक लड़का आर्यन है और उसकी एक बहन है उसकी। हाँ, और आर्यन दोस्तों आर्यन जो है और उसकी बहन जो है उसकी आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। दोस्तों आर्यन और उसकी बहन की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7। 5:7। कितने वर्ष पहले? हो गया 12 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले था? हो गया 12 वर्ष पहले। तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, 12 वर्ष पहले था। कितने वर्ष पहले था? हो गया 12 वर्ष पहले था। हाँ, ठीक है, 12 वर्ष पहले था। कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद दोस्तों उनकी आयु का अनुपात 5:7 कब था? 12 वर्ष पहले था, 12 वर्ष पहले था, तो 12 यहाँ पर नहीं। कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों आपको ध्यान आ गया होगा, अब आपको ध्यान आ गया होगा कि वास्तव में हमें करना क्या है। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि वास्तव में हमें आगे अब करना क्या है। अब आपको मेथड ध्यान आ गया होगा। हम अगर ध्यान आ गया है तो बताइए क्या करेंगे। तो मैं देखिए इसकी मल्टीप्लाई, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। वह 4 से 28 हुआ, 5 × 25 हुआ, दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। अंतर लेंगे तो क्या आएगा? को देखिए अंतर लेंगे तो आया 3। हम 3 लिख लिया। अब क्या करिए? तो देखिए आपने बताया था कि अगर नीचे सेम है तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर लेकर किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था मैंने। हाँ, तो वही चीज मैंने किया, तो आया 24। इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो मल्टीप्लाई करने पर जो अंतर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, उनके बीच
इनकी मल्टीप्लाई इनके बीच का अंतर लिया और इसमें किसी एक में मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 24। हाँ भैया, तो आया 24, 3 यूनिट बराबर है 24 के, तो 1 यूनिट बराबर कितनी, तो 1 यूनिट बराबर है 8। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि बताइए आर्यन की वर्तमान आयु क्या है? तो आर्यन की वर्तमान आयु कितनी थी, तो 4। तो 1 यूनिट जो है 8 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 4 यूनिट वास्तव में 32 को रिप्रेजेंट, 32 को रिप्रेजेंट। मतलब हो गया, मतलब यही है कि आर्यन की जो वर्तमान आयु है 32 वर्ष। ठीक है, अच्छा उसकी बहन की आयु कितनी होगा, देखिए 1 यूनिट जो है 8 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट वास्तव में 40 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बहन की आयु जो है 40 वर्ष है। क्या है, 40 वर्ष है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है कि अच्छा दूसरा मेथड क्या है? हाँ, दूसरा मेथड क्या है ये भी हमें जानना है। मैंने कहा ठीक है, जानना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे मेथड के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, और ये आज की आपकी आखिरी क्लास होगी, ये आज की आपकी आखिरी क्लास, ये वास्तव में आखिरी क्वेश्चन होगा, ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक संख्या हमारी है 15, एक संख्या हमारी है 15, एक संख्या हमारी 15 है। ठीक है, एक संख्या है हमारी 15। ठीक है, दोस्तों इस संख्या में से, दोस्तों इस संख्या में से, दोस्तों इस संख्या में से, इस संख्या में आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस संख्या में से मैंने 3 घटा दिए, मैंने 3 घटा दिए, तो संख्या क्या प्राप्त हुई, तो देखिए 15 संख्या है और इसमें से अगर आप 3 घटाते हो तो देखिए मूल संख्या 15 है, अगर आप इसमें से 3 घटाते हो तो हमें 12 प्राप्त होगा, तो 12 प्राप्त होगा, 12 प्राप्त प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि इस मूल संख्या में से जब मैंने 3 घटाया तो 12 प्राप्त हुआ। दोस्तों घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर है कितना, को देखिए घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके, तो देखिए घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, तो देखिए घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके, उस घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है 3 यूनिट का है। कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है। 3 यूनिट का है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मूल संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, घटाने पर इस मूल संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर वही है जो वास्तव में घटाया गया है, घटाया गया है, घटाया या जोड़ा गया है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि मैंने 15 में से 3 को घटाया तो घटाने पर संख्या प्राप्त हुई 12। हाँ, और आप ये भी देख रहे हैं घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर वही है जो वास्तव में घटाया या जोड़ा गया है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल लेता है, यहीं से एक नियम निकल लेता है कि यदि किसी, यहीं से एक नियम निकल लेता है कि यदि किसी मूल संख्या में, किसी मूल संख्या में हम कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो घटाने, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होता है, जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें ध्यान रहेगी कि नहीं कहोगे, हाँ जिस मेथड का उपयोग करने जा रहा हूँ वहां पर इस बात का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, उस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी मूल संख्या में से हम कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसके और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होगा, वो वास्तव में जोड़ी गई या घटाई गई संख्या के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इसी प्रकार मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तो मान लीजिए दो संख्या है, एक 15 है, एक 12 है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्या है, एक 15 है, और भी संख्याएं हो सकती है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इसमें से 5 घटाता हूँ तो घटाने पर संख्या क्या प्राप्त होगी, तो देखिए अगर आप इसमें से 5 घटाते हो तो घटाने पर 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर मैं इसमें से 5 घटाता हूँ तब क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इसमें से भी अगर आप 5 घटाते हो तो 7 प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस संख्या में से भी 5 घटाया और इस संख्या में से भी 5 घटाया है। हाँ, तो मैंने दोनों संख्या में से एक ही नंबर घटाया है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या में से 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है 5 है। अंतर क्या है, 5 है। अंतर क्या है, 5। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसमें से भी इस मूल संख्या में से मैंने 5 घटाया है और प्राप्त होने वाले घटाया है और घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर
अंतर भी 5 है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आपने खुद यहाँ पर महसूस किया कि दोनों संख्याओं में से मैंने जब सेम नंबर घटाया, तो ऐसी स्थिति में घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है और मूल संख्या के दोस्तों घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो दोनों स्थितियों में समान है। हाँ, दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि इन दोनों नंबरों में से मैंने सेम नंबर घटाया और घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है दोनों स्थितियों में सेम है। हाँ, यही से एक नियम निकल जाता है, यही से एक नियम निकल जाता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं यहीं से एक नियम निकल जाता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं में से जब हम किसी एक नंबर को एक समान नंबर को हम घटाते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं में से जब हम समान नंबर को घटाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर प्रत्येक दशा में समान होता है। जैसे कि देखा आपने खुद कि यहाँ पर भी हमने 5 घटाया और यहाँ पर भी 5 घटाया, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है दोनों स्थितियों में क्या है, सेम है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी 5 आया है, यहाँ पर भी सेम है, मतलब दोनों जगह अंतर क्या है, सेम है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों मैं उस मेथड का जिक्र करने की कोशिश करता हूँ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। हाँ, एक बात बता दीजिए, इससे पहले भी एक बात बता दीजिए, अगर मेरी आयु आज 12 वर्ष है, अगर आज मेरी आयु 12 वर्ष है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? तो वह देखिए, अगर आपको 2 साल पहले की निकालना है तो 2 घटाना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार आपने कहा ये 10 वर्ष की होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर आज मेरी आयु 12 वर्ष है तो 2 साल बाद कितनी होगी? देखिए 2 साल बाद आयु निकालना है, 2 साल बाद की निकालना है तो वर्तमान आयु में 2 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2 साल बाद आपकी आयु 12 वर्ष है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको पता है, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें पता है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस मेथड की चर्चा करता हूँ। दोस्तों आर्यन और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, 4:5 था। आर्यन आर्यन और उसकी बहन की आयु का अनुपात जो था 4:5। इसका मतलब यही है कि यदि आर्यन की आयु 4 यूनिट थी तो उसकी बहन की आयु 5 यूनिट थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद क्यों, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, ठीक है। दोस्तों 12 वर्ष पहले दोस्तों 12 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात, दोस्तों 12 वर्ष पहले आर्यन और उसकी बहन की आयु का अनुपात 5:7। 12 वर्ष पहले आर्यन और उसकी बहन की आयु का अनुपात 5:7 था। मतलब 12 वर्ष पहले यदि आर्यन की आयु 5 यूनिट थी तो उसकी बहन की आयु 7 यूनिट थी। हाँ, ठीक है। दोस्तों आर्यन की आयु 4 वर्ष है तो 4 यूनिट है, कहोगे हाँ। अगर मुझे 12 वर्ष पहले की आयु निकालना है तो इसमें से 12 घटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों उसकी बहन की आयु वर्तमान आयु 5 यूनिट है, कहोगे हाँ। अगर 12 वर्ष पहले की आयु निकालना है तो 12 इसमें से भी घटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमने इसकी आयु में से दोस्तों आर्यन की आयु में से 12 घटाया और घटाने पर ये प्राप्त हुआ आयु। इसी प्रकार इसमें से भी मैंने 12 ही घटाया और घटाने पर ये आयु प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हम इन दोनों में से सेम नंबर, अगर दोस्तों हम इन दोनों में से हम सेम नंबर घटा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसके और मूल संख्या प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसके और मूल संख्या के बीच का अंतर सेम होगा। हाँ, सेम होगा, मतलब यहाँ पर जो अंतर होगा इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही अंतर वास्तव में इन दोनों के बीच का भी होगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर, लेकिन सेम नहीं है। लेकिन हमें पता है सेम होगा, अंतर का होगा, हाँ सेम होगा। तो अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने का एक तरीका है, आप इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, तो 1 है, तो आप जितना का अंतर हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए, अच्छा एक मिनट, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 2 का है, 2 का अंतर है, तो आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम करने का यही तरीका, 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इनके बीच का अंतर क्या था, होगा 1 का था। अगर मैं 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही प्राप्त होगा, तो कोई लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं अंतर देखूं, अगर दोस्तों दोनों के बीच का अंतर देखूं तो यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। अब सही है, तो हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, दोस्तों हमने 12 ही तो जोड़ा है, हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो वास्तव में वो 12 के बराबर होगा। इन दोनों के बीच के अंतर है कितना, इन दोनों के बीच का अंतर है कितना, 3 का है। और हमें पता है कि ये 3 जो होगा 12 के बराबर होगा, क्योंकि हमने 12 जोड़ा है, 12 वर्ष जोड़ा है, मतलब 3 यूनिट बराबर होगा 12 वर्ष के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट वास्तव में 4 वर्ष के बराबर होगा, 1 यूनिट वास्तव में 4 वर्ष के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमसे पूछा क्या था, हमसे कहा था कि बताइए आर्यन की वर्तमान आयु, तो आर्यन की वर्तमान आयु है कितनी, 8 यूनिट है। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों। इस प्रकार देखें तो आर्यन की वर्तमान आयु 8 यूनिट की हो गई थी, उसकी बहन की 10 यूनिट हो गई थी।
आर्यन की वर्तमान आयु कितनी हो गया 8 यूनिट है। तो एक यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 यूनिट कितनी को रिप्रेजेंट करेगा, तो 8 यूनिट वास्तव में 32 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आर्यन की जो वर्तमान आयु है वो 32 वर्ष है। क्या है? 32 वर्ष है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उस मेथड से आप कर सकते हैं। उस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, उस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर भी ध्यान देते हो तो ये भी अच्छा ही मेथड है। ठीक है, आपको दोनों मेथड याद रखने हैं, अगर याद रख सकते हो तो याद रखने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।